हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था किस प्रकार से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहचान सकते हैं। साथ में मैंने मेथड नंबर 1 का डेरिवेशन यानी कि जिसका नाम था वन नॉन सॉल्यूशन मेथड, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया हुआ है। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड ऑफ वन नॉन सॉल्यूशन मेथड होता है उसके क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि अगर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मेथड नंबर 1 है वन नॉन सॉल्यूशन मेथड, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसको किस प्रकार से इसका वर्किंग रूल है वो आपको मैं यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं। इस वर्किंग रूल को आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप 1 बाय 1 इस नियम को अगर फॉलो करते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 बाय 1 समझते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है सेकंड ऑर्डर की, उसको आप d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल टू r की फॉर्म में लिख लीजिए। यहां पर आपके p q r जो है फंक्शन ऑफ x है। हो सकता है कि फंक्शन ऑफ x के साथ साथ कभी कभी हमारे पास कांस्टेंट की फॉर्म में भी आए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको बता दिया जाएगा। अब यहां पर फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास इक्वेशन उस फॉर्म में हमने लिख लिया, फिर उसके बाद हम कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी हमारे पास जो d2y/d² है उसका कोएफिशिएंट हमेशा हम यूनिट मान के चलेंगे, 1 बना के चलेंगे। अब हमारा काम ये होता है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द CF बाय यूजिंग द रूल। अब जो भी हम यहाँ पे पार्ट ऑफ CF निकालेंगे उसको यहाँ पर नाम देंगे हम y1 से। क्या नाम देंगे? y1 से इसका नाम देंगे। अगर हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होती है कि 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 आता है, तो हमारा पार्ट ऑफ CF होगा y1 इक्वल टू e टू द पावर x। अगर 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0 आएगा तो पार्ट ऑफ CF हमारे पास होगा e टू द पावर माइनस x। यदि हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में अगर हम बात करें तो a² प्लस AP प्लस q इक्वल टू 0 आता है, तो हमारे पास पार्ट ऑफ CF होगा e टू द पावर ax। इसी प्रकार अगर p प्लस qx इक्वल टू 0 आता है तो हमारा पार्ट ऑफ CF कहलाएगा y1 इक्वल टू x। अगर हमारे पास 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो हमारा पार्ट ऑफ CF कहलाएगा y1 इक्वल टू x स्क्वायर। और अगर 6 नंबर का रूल अगर m-1 प्लस pmx प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है तो हमारा पार्ट ऑफ CF कहलाएगा y1 इक्वल टू x टू द पावर m। देखिए यहां पर जो 6 नंबर का रूल है ये हमारा जनरलाइज फॉर्म है। इसी प्रकार जो 3rd नंबर का रूल है वो भी हमारा जनरलाइज फॉर्म है। अगर इसके अलावा यदि हमारे पास कोई और रूल लगते हैं तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी होगी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन लेकर हमें चलना है। अब हम ये मान के चलते हैं कि इन 6 रूल में लगाने के बाद हमें y1 मिल गया है। क्या मिल गया है? y1 मिल गया। अगर हमें y1 मिल गया है तो फिर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो y इक्वल टू v y1 है। क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू v y1 है, जहां पर v जो है x का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को इस v की वैल्यू निकालने, क्योंकि y1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास नोन है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से dy/dx और d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे और y, इन दोनों तीनों की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। कहां रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन जो है d2v/dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2/y1 dy1/dx db/dx इक्वल टू r/y1, इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिए, क्योंकि याद करने पे आपको ज्यादा आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, p y1 dy1/dx r/y1 की वैल्यू को हम रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करेंगे। जैसे इक्वेशन सिंप्लीफाइड होगी तो वहां पर हमारे पास हम अज्यूम कर लेंगे z इक्वल टू db/dx, और तो जैसे z इक्वल टू db/dx होगा तो dz/dx क्या होगा, d2v/dx स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो 3 है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। हो सकता है कि आपके पास जो r1 है, r1 जो है 0 मिल जाए। अगर r1 की वैल्यू 0 मिल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अभी हम मान के चल रहे कि हमारे पास r जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है? नॉट इक्वल टू
जीरो है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो डेफिनेटली इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो यहां पर जो भी z के साथ होगा उसको हम p1 बोलेंगे, जो इक्वल टू में होगा उसको हम r1 बोलेंगे। देन उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि हमारा होगा e टू द पावर इंटीग्रल p1 dx। देन हमारे पास सॉल्यूशन कहलाएगा इक्वेशन नंबर 4 का, क्या कहलाएगा, z इक्वल टू c1 प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर r1 dx। इस पूरी टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे और z की वैल्यू को हम वापस db बाई dx में रिप्लेस कर देंगे। जैसे z की वैल्यू को db बाई dx में रिप्लेस करेंगे तो आपको यहां पर इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी v की वैल्यू, जो कि हम v की वैल्यू चाहते हैं, उस जो भी v की वैल्यू मिलेगी उसे उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, वही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये है इसका पूरा वर्किंग रूल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x d2y बाई डी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस x माइनस 1 y इक्वल टू e टू दी पावर x। तो जो पहला नियम हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इस x का हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें d2 y बाई डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। तो हमारे पास सबसे पहली स्टेप क्या है, सॉल्व। गिवन दिस इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इज डी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, x का डिवाइड किया विथ माइनस साइन के, तो हमारे पास ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो dy बाई डी एक्स के साथ होगा वो हमारा कैपिटल P कहलाएगा, जो y के साथ होगा वो Q कहलाएगा, और जो इक्वल टू होगा वो हमारे पास R कहलाएगा। तो हियर कैपिटल P इक्वल टू -2 प्लस 1 अपॉन एक्स, Q इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और R इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन x। ये मेरे पॉइंट नंबर 2 लिख दिया। अब मेरी थर्ड स्टेप क्या है कि अब हम देखेंगे जो हमने 6 रूल लिखे थे, 6 रूल कौन से लिखे थे, क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो रहा है, क्या 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो रहा है, या p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, या मेरे पास 2 प्लस 2p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं क्या है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को एक क्वेश्चन को अगर ऐड करता हूं तो मेरा 1 बाई एक्स कैंसिल हो रहा है, -2 प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास -1 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब ये कि अगर मैं 1 प्लस पी प्लस क्यू करूं तो मेरा रूल फॉलो हो जाएगा। तो हमने क्या करा, नाउ 1 प्लस पी प्लस क्यू, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 1 -2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर y1 इक्वल टू e टू द पावर x इज अ पार्ट ऑफ CF। क्या होगा, पार्ट ऑफ CF कहलाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या लिया था हमने, y इक्वल टू v y1। अब y1 हमारे पास क्या है, e टू दी पावर x है, तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज v e टू दी पावर x। नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा टारगेट है इस v को निकालना, क्योंकि v हमारे पास क्या है, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x। अब हमारा काम ये है कि जो भी मैंने यहां पर v निकाला है, इसमें तो y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इन सबको मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जो मैंने इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पर एक स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
from equation 2 and put in equation 1, then we get, जो हमने इक्वेशन क्या लिखी थी हमने इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन थी दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर इन ब्रैकेट p प्लस 2 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx db बाय dx इक्वल टू r अपॉन y1। सही है ना, ये इक्वेशन हमने वहां पर लिखी थी। अब इन सबकी वैल्यू को हम यहां पर रखते हैं, तो सबकी वैल्यू को हम यहां पर रखें तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज d2v बाई dx स्क्वायर प्लस p। अब p क्या है हमारे पास, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस उसके बाद हमने क्या लिखा था 2 अपॉन y1 यानी कि e टू दी पावर x, देन डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इंटू dv बाय dx। अब मेरे पास r कितना है, r है e टू दी पावर x अपॉन x, ओके। और मेरे पास r अपॉन y1 करना, तो y1 कितना मेरे पास है, तो मैं डिवाइड कर देता हूं 1 अपॉन e टू दी पावर x का, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिल रही है, दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर प्लस -2 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो e टू दी पावर x, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। दिस इज db बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन x, ओके। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन निकल के आ रही है, दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dv बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन x। अब मैंने क्या बताया कि जब हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सपोज z इक्वल टू db by dx, तो दिस इंप्लाइज दैट dz अपॉन dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा d2b by dx स्क्वायर, ओके। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो देयरफॉर दिस इज dz अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x z इक्वल टू 1 अपॉन x। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए सिंपल हमें दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या है ये, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब चूंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास z के साथ है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, p1 से p1 इक्वल टू 1 अपॉन x, और जो इक्वल टू में वो हमारे पास क्या बन जाएगा, r1 1 अपॉन x, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या है, दिस इज e टू दी पावर p1 dx, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही बात है, 1 अपॉन e टू दी पावर log x, और e टू दी पावर log x का मतलब क्या होगा, x। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का निकालेंगे सोल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज, तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c1, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू r1 इंटू dx, ओके। अब इन सब वैल्यू को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज z इंटू एक्स इक्वल टू c1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x।
R1 की वैल्यू कितनी है, ये 1/x, तो 1/x कर दिया हमने, एंड दिस इज dx, 1 से x से x कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज z इक्वल z इंटू x c1, यहां पर क्या बचा मेरे पास 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x। तो अब हमें इसके आगे z मेरे पास था क्या, z मेरे पास है db/dx, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो हम यहां पर अपने क्वेश्चन को यहां तक लेके आ चुके। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लिए, फिर मैं आपको इसको फर्दर सॉल्यूशन निकालता हूं। तो अब z इंटू एक्स इक्वल टू कितना, c1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, x का डिवाइड कर देंगे, z को वापस रिप्लेस कर देंगे db/dx से। तो बच्चों में क्या मिलेगा, दिस इज db/dx इक्वल टू c1/x प्लस 1। जब भी अगर हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली लास्ट में ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही जाना है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज db इक्वल टू c1/x प्लस 1 इंटू dx। इसको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो अब ये क्या मिल जाएगा, तो देयरफॉर v इक्वल टू 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा log x प्लस x प्लस c2। क्यों c2 मिलेगा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जो भी मेरे पास v निकल के आया उसे क्वेश्चन नंबर 2 में रखेंगे, पुट इन 2। तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज c1 log x प्लस c2 log x प्लस c2 इंटू e टू दी पावर x। c1 c2 को हमें पहले लिखना है, तो हमारे पास c1 e टू दी पावर x log x प्लस c2 e टू दी पावर x प्लस x e टू दी पावर x। ध्यान दीजिएगा, हम चूंकि क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो आना चाहिए उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होना कंपलसरी है। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हुए तो हमारा सॉल्यूशन अनकंप्लीट कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी आए। अगर आप किसी भी प्रकार का मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर के आरजीबी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे ब्लॉगर पर जाइएगा www.blogspot.com पर। वहां पर आपको मैथमेटिक्स के अलावा अन्य सभी पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो जहां से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।